हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर के बारे में। सीटेट का जो हमारा ईवीएस का जो कंटेंट आता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये जो हमारी आसपास बुक है ये हमारी ईवीएस की है, जो कि क्लास 5 की बुक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे सीटेट में इंपॉर्टेंट हैं वो सभी चीज़ों की फ़ोटो क्लिक करके मैंने यहाँ पे पीडीएफ बना के आपके लिए बनाई है, जिसमें आप और भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बुक में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं वो सारी चीज़ें आपको अलग से जो है इसमें कवर करवा लूँ, ठीक है। तो हमारी आज हम ऐसे ही रोज़ बुक उठाएंगे जिसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली ईवीएस के लिए सीटेट का, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आसपास जो बुक है क्लास 5 की ईवीएस की, उसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं फॉर सीटेट, ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे 28 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से इसको कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है स्लॉथ के बारे में। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। स्लॉथ के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी। जैसे सबसे पहले है कि जो स्लॉथ क्या होता है, ये भालू की तरह की तरह दिखता है, और ये क्या करता है कि ये 40 साल की इसकी उम्र होती है, और ये जो है 17 घंटे यानी कि 17 घंटे जो है स्लॉथ जो है सोने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट हमारा जो लेफ्ट साइड में लिखा है स्लॉथ का जगना। स्लॉथ का जगना होता है कि 24 घंटे में ये स्लॉथ क्या होता है कि ये पूरे जो है 17 से 18 घंटे आप मान सकते हैं कि ये सोता है, और ये पेड़ की जो पत्तियां होती है उनको खाता है स्लॉथ, ठीक है। और एक पेड़ पर ये 5 साल तक अपना जीवन जो है व्यतीत करता है, और कुल मिला के 40 साल जो है सिर्फ वहीं तक की जो है इसकी ज़िंदगी रहती है। स्लॉथ के बारे में आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, जैसे यूटोपिया मूवी में कुछ स्लॉथ दिखाए गए हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो बहुत ही स्लो मोशन में जो स्लॉथ होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है ना वो इतनी 0 से 0% होती है ना, एक चीज़ को करने में, ये बोलने में हो, चाहे वो कोई चीज़ उठाने में हो या चलने में, उतने ज़्यादा स्लो होते हैं ना, इसलिए शायद इनका नाम स्लॉथ रखा गया है, ठीक है। तो ये पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी आप इस वाली चीज़ से ले सकते हैं कि अब छिपकली की हम बात करें तो जो छिपकली होती है ना, हमारे इस तरह से आप देख सकते हैं कि छिपकली का जो सोने का समय होता है वो कम से कम, वैसे तो जो छिपकलियाँ होती हैं वो क्या करती है, पूरे सीज़न के लिए सोने के लिए चली जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छिपकलियाँ हैं वो सर्दियों के टाइम में आपको बहुत ही कम दिखाई देंगी, या फिर नहीं भी दिखाई देंगी, क्योंकि ये क्या करती हैं, पूरे सर्दियों का जो सीज़न होता है उसमें सोने के लिए चली जाती हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं नाग गुम्फन, ठीक है। इससे रिलेटेड जानकारी ये है कि ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें एक नाग की तरह ही है, एक स्नेक की तरह ही ये पिक्चर बनी हुई है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाग गुम्फन कहते हैं, जो कि हमें ज़्यादातर जो है सौराष्ट्र में, गुजरात और दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पर इस तरह की रंगोली कह लो, आप कढ़ाई कह लो, या दीवारों पर सजाने के लिए इस चीज़ का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे जो है बहुत सारे स्नेक होते हैं, ठीक है। जहरीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ जहरीले नहीं भी होते हैं, कुछ बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट जो स्नेक है, 4 ऐसे स्नेक हैं जिनके बारे में जो है सीटेट में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ऐसे सांप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, ठीक है। पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है डुबोया, और हमारा चौथा है अफई, ठीक है। तो ये 4 स्नेक हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही क्या है, जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई या सीरम जो होती है वो दी जाए, ठीक है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी केंद्रों में ये जो है पाई जाती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ये है कि कौन कौन से 4 जहरीले सांप हैं जो कि फेमस है हमारे देश में, तो वो है नाग, करैत, दुबोया और हमारा अफई, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया उन्होंने कि अगर सांप हमें काट लेता है तो उसको हमें क्या देना चाहिए, हमें सीरम जो है सांप के लिए देनी चाहिए, सांप के काटने पर देनी चाहिए। और जो सांप के लिए जो काटने पर सीरम लगाई जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है कि पेट में झांका।
जाना भेद। इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि इसमें जो हमारा मार्टिन है, ठीक है, मार्टिन, जैसे कि आप पिक्चर से समझ जाओगे कि क्या स्टोरी है। ये मार्टिन है जिसके बारे में ये थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है। इसमें हमें हमारे जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हमें इस चीज़ के थ्रू बताया गया है, ठीक है। तो इसमें स्टोरी है कि जो मार्टिन होता है वो एक सैनिक होता है, उसे एक गोली लगी होती है, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जो है वो गोली वगैरह निकाल देता है, फिर भी क्या होता है, इसके पेट में थोड़ा सा छेद जो है रह जाता है, ठीक है। तो ये इसके काफ़ी अच्छा जीवन भी जीने लग जाता है, शादी वगैरह भी इसकी जो है वो हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करता रहा, ठीक है, और ये शादी भी इसकी हो गई थी मार्टिन की, ठीक है। तो एक बार फिर ये उस डॉक्टर के पास गया, तो इसने क्या किया, इसके पेट से जो हमारे खाना पचाने का जो एक तरलीय पदार्थ होता है ना, उसको इसने अलग एक ग्लास में मेरे ख्याल से निकाल लिया, ठीक है। जो जिसे हम पाचन रस कहते हैं उसको एक ग्लास में निकाल लिया। और उसके बाद इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया कि जो बाहर ग्लास में रखा हुआ इसका पाचन रस था जिसमें हमारा खाना पचता है, और दूसरा पेट में जो हमारा खाना पचता है, उसके बीच में इसने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें ये देखा इसने कि जो बाहर जूस रखा हुआ था जो कि हमारे खाने को पचाने में जो होता है, जिसको हम एसिडिक भी कहते हैं, और जब हमें एसिडिटी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एसिडिक से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो जो बाहर जो एसिडिक जूस रखा हुआ था उसमें खाना पचने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन पेट में जो हमारे एसिडिक के अंदर जो खाना पच रहा था वो बहुत जल्दी ही पच गया था, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें डॉक्टर बोरमोट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डॉक्टर बोरमोट के पास ये गया था। ये 1822 के टाइम की एक स्टोरी है, जो कि ये 18 साल का था ये जो मार्टिन था जब ये डॉक्टर के पास गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकंड लाइन में देख सकते हैं डॉक्टर बोरमोट और मार्टिन, ठीक है। तो इन दोनों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी पाचन जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताने के लिए ये मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं। इसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि कौन सा खाना है जिसको बाहर पकने में और पेट के अंदर पचने में कितना ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है। सबसे पहले है कच्चा दूध। कच्चा जो दूध होता है, अगर हम पेट में उसको पी लेते हैं कच्चे दूध को, तो उसका जो पाचन होता है वो 2 घंटे 15 मिनट में हो जाता है। लेकिन अगर हम गिलास के पाचन रस में इसको रखेंगे तो 4 घंटे 45 मिनट, लगभग इसको 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन हमारे पेट में क्या होता है, सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट में ही कच्चा दूध जो है वो पच जाता है। फिर उबला हुआ दूध, अगर हम उबला हुआ दूध पीते हैं तो हमारे पेट के अंदर की बात करें तो ये 2 घंटे में ही हो जाता है, ठीक है, आराम से पच जाता है। लेकिन ये जो हम अगर हम गिलास के पाचन उसमें रखते हैं तो ये पचने में पूरे जो है 4 घंटे लगा देता है, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया था, हम इस लिस्ट की बात कर रहे थे। उसके बाद हमारा आता है कि पूरी तरह उबला अंडा। अगर हम अंडा खाते हैं उबला हुआ तो हमारे पेट में 3 घंटे मतलब 3 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 3 घंटे 30 मिनट में हो जाता है। लेकिन अगर हम उबला हुआ अंडा गिलास के पाचन रस में रखते हैं तो पूरा 8 घंटे का ये समय लेता है। वैसे ही आप आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि हमारे पेट की जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पेट का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसलिए हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमारे जो खाना होता है वो बहुत फास्ट जो है वो पच जाता है, मुकाबले अगर बाहर कोई पाचन रस रखा हुआ है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कच्चा अंडा फेंटा हुआ या कच्चा अंडा हो गया, तो इसकी भी हमें बता रखा है कि हमारे पेट में और बाहर जो है वो कितना पचने में वक्त लेता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, 1 मिनट रुकिएगा। चलो, उसके बाद है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो कि फ्रिज ना होने पर ख़राब हो जाती है ना। ज़्यादातर तो हम चीज़ें क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाहर रखने पर जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें हम थोड़े से उपाय ज़रूर बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उन्हें लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले है दूध। दूध का सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं,
ठीक है। तो अगर आप दूध कहीं से लेके आए हैं तो वैसे तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप दूध को उबाल कर भी रख सकते हैं तो भी वो थोड़ा सा बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जो है ठंडे पानी के बर्तन में भी अगर दूध को रख देंगे तो वो फटेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में दूध की प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हमने वो थोड़े से घंटों बाद ही दूध जब फट जाता है, जब चाय बनाते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप गर्म करके भी रख सकते हैं उसको, प्लस आप उसको पानी के बर्तन के अंदर भी रख सकते हैं। फिर है पके हुए चावल। ज़्यादातर क्या होता है कि हमने शाम को चावल बनाए होते हैं, सुबह भी खा रहे होते हैं, सुबह के शाम को भी खा रहे होते हैं, तो बोला जाता है कि चावल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो कभी भी हमें शाम के चावल जो हैं सुबह को नहीं खाने चाहिए। तो अगर आप खाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो बच गए हैं तो उसको फेंके नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर आप उन चावलों को रख सकते हैं। फिर है हरा धनिया, जो कि अगर आप फ्रिज में खुला छोड़ दोगे तो बहुत जल्दी वो सूखने लग जाता है, उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ने लग जाती हैं या पीली पड़ जाती है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो जो हरा धनिया होता है उसको आप उबालते हैं। उबालते तो हम नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है कि इसमें हरा धनिया को आप उबाल भी सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप हरा धनिया को थोड़ा सा किसी गीले कपड़े में बांध कर रख देंगे तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। उसके बाद है प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन तो आप हमेशा अपनी मम्मी को भी देखते होंगे, आप भी सीख गए होंगे कि अब प्याज हो और लहसुन, हम हमेशा उसको खुली जगह में ही रखते हैं। हम कभी भी इन चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखते हैं, हम कभी इनको किसी पन्नी में पैक होकर नहीं रखते, हम उसे उसको खोल के और खुली जगह में ही उसको रखते हैं ताकि वो नमी से बचे, क्योंकि जितना उसमें नमी पहुंचेगी वो उतना ही सड़ने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है शिकारी पौधे। ये ऐसा पौधा है जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं हैं और सीटेट वालों को बहुत ज़्यादा वाला प्रेम है इस चीज़ से। तो आप देख सकते हैं इसको शिकारी पौधे के बारे में बात करें तो उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेपंथीज ही है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि शिकारी होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे जैसे चूहे, मेंढक है, कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं उनका शिकार करते हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो नेपंथीज ही है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत का जो मेघालय राज्य है वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है आप देख सकते हैं कि घड़े की तरह ये होता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक छोटा सा ढक्कन भी होता है। घड़े के खास खुशबू निकलती है घड़े से, ठीक है। ये जो होता है क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी सुगंध से ये बुलाता है। कई बार सीटेट वाले ये भी लिख देते हैं कि ये आवाज़ निकालता है, नहीं, ये जो पौधा होता है ये कभी भी कोई साउंड नहीं निकालता, कोई भी आवाज़ नहीं निकालता, ये बस सुगंध जो खुशबू होती है, चाहे बुदबू कह लीजिए, खुशबू होती है, उसको ये सब में फैला देता है, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आकर्षित होकर इसके पास आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ठीक है, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। बाहर इसलिए नहीं निकल पाते, एक तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है, दूसरा इसके अंदर कुछ तरलीय जैसा चिपचिपी चीज़ें भी होती है जिसमें वो फंस जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाती है और फिर वहीं की डेथ हो जाती है। तो ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी अपनी चतुराई के साथ, ठीक है। पहले ये जो ऊपर का ढक्कन है वो खुला रहेगा, जैसे ही अंदर कोई कीट आ जाता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है, ये बंद हो जाता है और ये फिर इसको खा जाता है। उसके बाद हमारा ये आता है बेलक्रो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये घटना कब की है, किसने बेलक्रो को जो बनाया, क्यों बनाया, ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो ये जो घटना है ये 1948 की है। यह एक दिन क्या हुआ था कि जॉर्ज मेस्ट्रल, अब ये चीज़ आती है कि ये 1948 की घटना है जिसमें जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे ना, उन्होंने बेलक्रो को किया था। तो हुआ क्या था कि एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे अपने कुत्ते के साथ जो सैर होती है वहाँ पे चले गए थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं, ठीक है। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान हो गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे जिनकी मदद से बीज जो है कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। जैसे आप कोई भी आपने लिए होंगे इस तरह की चप्पल कभी बचपन में, अभी भी पहनते होंगे, तो इनको जब भी आप खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है। आपके जो बैग होता है, जो पर्स होता है, छोटा हैंड जो पर्स होता है, उसमें भी ये लगा होता है, वो भी जब खोलते हो तो वैसे ही साउंड इसमें आती है, ठीक है। तो आपने जो जैसे इसमें लिखा है अपने आपके कपड़े भी कुछ ऐसे होते हैं, जूते हैं, पट्टे हैं, बस्ते हैं, इन सभी में इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो एक जो हमारे
कुछ बीत चुके हुए थे, उसी से ही उनको आइडिया आया जॉर्ज मेस्ट्रल को, और उन्होंने जो है वेलक्रो को बनाया शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है कि ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि हम खाते डेली हैं, हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन वो हमारे इंडिया का नहीं है, वो हमारे भारत से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना पूरी पिक्चर, ये क्या है, छोटे बच्चों को 5वीं क्लास की बुक में इस तरह से ही पढ़ाना पड़ेगा उनको। हम डायरेक्ट उनको एकदम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, उनको इस वे में पढ़ाना पड़ता है कि उनको वो चीज़ याद रहे, उनको मज़ा आए, वो बोर ना हो। ठीक है, इसलिए लिखा है कि आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अफ्रीका मिर्ची रानी, मसालों का है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते, कूदते उछल कूद। यानी कि जो हमारे आलू मिर्ची और चाय हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं। ठीक है, आलू मिर्ची चाय जो है ये दक्षिण अमेरिका से जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, 7 टमाटर लाए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, यानी कि दक्षिण अमेरिका से क्या है, आलू मिर्ची चाय मूंगफली अमरूद। ठीक है, और ये जो चीज़ें क्या है, टमाटर, ये सब क्या है, ये हमारे दक्षिण अमेरिका से सब्जियां लाई गई हैं, जो हमारे इंडिया में अब हम लोग घर में भी उगा लेते हैं, खाते पीते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाहर की सब्जियां हैं, हमारे इंडिया के तो ज़्यादातर मसाले ही बहुत फेमस हैं। फिर है भिंडी है अफ्रीका की। ठीक है, ये सिंपल से बता दिया कि जो भिंडी हम खाते हैं लेडी फिंगर, ये कहाँ से है, ये अफ्रीका से आई है। ठीक है, भूरी भूरी कॉफ़ी भी, यानी कि भिंडी और कॉफ़ी ये दोनों ही कहाँ से आई हैं, ये अफ्रीका से लाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम इधर बात करते हैं नक्शे में यूरोप किधर, वहाँ से आए गोभी मटर। यानी कि जो हम गोभी मटर खाते हैं, ये कहाँ से आया है, गोभी मटर हमारा यूरोप से आए हैं। चाय असम की बाई जी, यानी कि जो चाय हम पीते हैं, ये 2 जगह से आई है। अभी हमने पढ़ा कि ये दक्षिण अमेरिका से आई है, और चाय जो है ये असम से आई है। चाय असम से ज़्यादा आई है क्योंकि वहाँ पर आपने, असम में पहाड़ी थोड़ा सा इलाका है, और पहाड़ों पर आपको बस ज़्यादातर चाय के बागान ही आपको मिलेंगे, तो चाय ज़्यादातर वहाँ से हमें देखने को मिलती है। हमारे स्पेशली इंडिया की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पहले जो चाय आ रही थी वो दक्षिण अमेरिका से आ रही थी, यानी कि हमारे फॉरेन कंट्री से आ रही थी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि चाय इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है उसकी पत्तियाँ, तो वो हमें असम से मिलती हैं। ठीक है, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, यानी कि चीन कहाँ से चली, सोयाबीन से, सॉरी, चली चीन से सोयाबीन, यानी कि जो सोयाबीन है वो चीन से आई है। ठीक है, कहाँ से आई है, ये हमारी चीन से आई है। पहुंची अमेरिका बताती बीन, घूम घाट लौटी अपने देश, उसमें है कुछ विशेष गुण। ठीक है, रौब जमाकर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब क्या है, ये हमारे इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी फॉरेन कंट्रीज से ही आई हैं। ठीक है, जैसे स्पेशली हम आलू का यूज़ करते हैं, गोभी मटर खाते हैं, तो वो हमारे इंडिया का नहीं है, बल्कि वो फॉरेन कंट्रीज से आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी फ़ोटो को यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहीं और से जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, ये जो हमारी NCERT की बुक है 5th क्लास की, वहीं से ही है। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है, वो है अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी से भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो अलबरूनी के बारे में ये पूछा जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री आया था। यानी अब से लेकर हम अगर पीछे की बात करें, देखें, तो हज़ारों साल पहले एक यात्री था जो कि इंडिया में आया था, और उसका नाम क्या था, अलबरूनी। और वो कहाँ से आया था, वो आया था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, तो अलबरूनी के बारे में इसलिए पढ़ाया गया है कि जब अलबरूनी इंडिया में आया था ना, तो इसने यहाँ के बिल्डिंग्स को देखा, यहाँ के स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ की बिल्डिंगों को देखा कि किस अच्छे तरीके से वो बनाई गई हैं, और तारीफ़ करनी भी बनती है, क्योंकि हम अभी की 20वीं सदी में जी रहे हैं, 2022 में पहुँच चुके हैं, 23 में जाने वाले हैं। फिर भी अगर हमारे पास इतने सारे पुराने इमारतें हैं, इतने सारे लाल किला है,
कुतुब मीनार है, ये अभी भी वैसे की वैसी ही बनी हुई हैं। तो हज़ारों साल पहले जब ये अलबरूनी आया था तो यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, बनी चीज़ें हैं, उनको देखकर ये बहुत ही हैरान हो गया था। तो इसने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग यहाँ यहाँ इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आप पिछली मूवीज़ देखोगे या फ़ोटो सर्च करके देखोगे तो पहले के जो कुएँ होते थे, स्पेशली हम तालाबों की भी बात करें तो उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी। आपने कभी रानी की बावड़ी जो एक जगह है अभी भी मौजूद है, उसको सर्च करके देखोगे तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी, मतलब 7 मंजिला मेरे ख़्याल से अंदर नीचे पृथ्वी के जो है उन्होंने बनाई हुई है बावड़ी। तो ये है कि पहले के जो तालाब हुआ करते थे उनमें सीढ़ियाँ बनी होती थी। आजकल के टाइम पे आप तालाब देखोगे तो मिट्टी वगैरह भरी होती है या कुएँ बिल्कुल गोल आकार में नीचे तक खोदे जाते हैं। लेकिन पहले तालाब बनाए जाते थे, बहुत बड़े होते थे। आपने वो मोहनजोदड़ो जो फ़िल्म है उसमें जो एक गाना है, तो उसी उसी स्ट्रक्चर में ही उसको फ़िल्माया गया, तो आप वहाँ से भी इसको आराम से समझ सकते हैं, है ना? और ये जो आप राइट साइड में अलबरूनी की फ़ोटो देख सकते हैं पिंक कलर में, ठीक है? तो ये जो एक चीज़ छापी गई थी, इसकी डाक टिकट है जो कि 1973 में छापी गई थी, उसके जन्म के 1000 साल पूरे होने के बाद। ठीक। उसके बाद हमारा आता है डेड सी यानी कि मृत सागर। ये भी सीटेट में आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में, ठीक है? तो लिखा है कि वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है। सिंपल सी बात है कि ज़्यादातर हमारे जो समुद्र होते हैं वो खारे पानी होते हैं, उनको हम पी नहीं सकते, उनमें नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उस पानी को पी नहीं सकते। लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, जिसको हम डेड सी भी कहते हैं ना। ये मतलब बहुत सारे समुद्र हैं, सागर हैं जिनमें नमक होता है, लेकिन डेड सी एक ऐसा सागर है जिसमें बहुत ज़्यादा ही नमक पाया जाता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक जो है इसके पाया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पर कि आप इसमें डूबेंगे नहीं। अगर आपको तैरना भी नहीं आता है, आप बिना तैरे पानी के ऊपर सतह पर भी रहना चाहते हैं, तो आप डेड सी में जा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आजकल ये जो डेड सी है, मृत सागर है, ये काफ़ी हद तक सूख गया है और वहीं पे जो है वो नमक नमक ही वहाँ पर ऑलमोस्ट रह गया है। लेकिन इसकी खासियत यही है कि आप इसमें जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है? आराम से लेटो चाहे कुछ करो पर आप डूबेंगे नहीं, ठीक है? लिखा है कि याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। मतलब वैसे तो नमक हल्का होता है, किसी पानी में तैर जाएगा, लेकिन डेड सी में कहता है कि आप नहीं डूबेंगे, आप मरेंगे नहीं, ठीक है? आप आराम से आनंद ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दांडी की यात्रा। दांडी यात्रा आपको पता होगी कि क्यों की गई थी और किसने की थी। तो दांडी की जो यात्रा थी ये वो 1930 में हुई थी, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नमक आंदोलन के नाम से भी ये जानी जाती है क्योंकि अंग्रेज़ों ने हर चीज़ पर कर लगाया हुआ था और उन्होंने नमक पर भी कर लगा दिया, जो कि खाना बनाने की एक बेसिक ज़रूरत होती है। नमक के बिना आपका खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप खिचड़ी बनाए, चाहे कुछ बनाए, मीठी चीज़ों के अलावा आप किसी भी चीज़ को नमक के बिना नहीं आपको टेस्ट आने वाला। तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त नमक पर भी कर लगा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो बेसिक नीड है हमारे खाने की, तो इस पर भी कर नहीं लगना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने बात तो नहीं मानी थी, लेकिन फिर जो हमारे गांधी जी थे, इन्होंने एक दांडी यात्रा करी थी जो कि बहुत दूर तक जो है इन्होंने चलाई थी नमक के लिए। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक ये यात्रा चली थी, बहुत दिनों रात लगे थे, चलते रहे थे और वहाँ जाकर उन्होंने नमक बनाया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों को वो जो कर पर नमक पर जो कर था उसको वापस लेना पड़ा था, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। इसमें यह है कि ये आप एक साइड में, लेफ्ट साइड में रोनाल्ड रॉस देख सकते हैं ना। इन्होंने क्या किया था, मच्छर के पेट में झांक कर देखा था, ठीक है? यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ठीक है? सिंपल सी बात है कि जो मलेरिया है ना वो मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है रोनाल्ड रॉस ने कि मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे।
मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। तो एक दिन उनको जो है वो मलेरिया के बारे में पता चला, रोनाल्ड रॉस को। तो उन्होंने मच्छर का जो पेट है उसमें झांका, तब उनको ये पता चला कि जो है मलेरिया मच्छर से होता है। लेकिन मलेरिया जो है वो मादा मच्छर से होता है, मेल मच्छर जो होता है उससे मलेरिया नहीं होता है। होता मच्छर से ही है, लेकिन जो मादा मच्छर होती है, जो कि सुबह का टाइम पे जो हमें गर्मी में मच्छर काटते हैं ना, जो स्पेशली मादा मच्छर होती है, उससे हमें मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये भी एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है सीटेट में कि मच्छर के पेट में सबसे पहले किसने झांक के देखा था, तो वो रोनाल्ड रॉस थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। सुनीता जी के बारे में भी पूछी जाती हैं ये बातें कि इन्होंने वहाँ पे जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब ये स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, तो वहाँ पे कैसा रहन सहन होता है। और स्पेस में आपने काफ़ी सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि वहाँ पे हर चीज़ उड़ी हुई सी नज़र आती है। ठीक है, आपके चाहे बाल भी हों, जैसे आप इनके बाल भी देख सकते हैं, तो ये उड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब चाहे पानी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ऊपर की ओर ही जाती है। तो जितने दिन भी ये रहते हैं वहाँ पर, ये अपने आप को बांध के किसी न किसी चीज़ से बांध कर ही वहाँ पर रहते, नहीं तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। ठीक है, लिखा है कि हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और मुंह साफ करते थे। मतलब ये भी नहीं है कि आप मुंह पे पानी भी नहीं छिड़क सकते, क्योंकि जैसे ही आप पानी निकालोगे बोतल से, वो उड़ जाएगा बूंद बन के। ठीक है, बुलबुले बन के। तो जो गीला कपड़ा है उसको मुंह पे जो है उसको पोंछ लिया करते थे, तब जाके वो कभी मुंह भी धोया करते थे। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही उड़े रहते। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। तो ये सुनीता जी हैं जो कि स्पेस में गई थी, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे वहाँ पे लाइफस्टाइल जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद चंगपा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपने बहुत बार वीडियोस भी सुनी होंगी। तो चंगपा के बारे में है कि ये भी एक तरह से बताया गया है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो लिखा है कि वहाँ मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चंगपा के बारे में पता चला। ठीक है, एक राइटर है शायद, वो बता रहा है कि मैं चंगपा जो है उसके बारे में मुझे एक नामग्याल एक व्यक्ति थे, उनसे मिले थे और उन्होंने ही चंगपा के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं, और जो चंगपा लोग होते हैं ये घुमंतु होते हैं। घुमंतु मतलब कि कभी हमारी तरह घर बनाकर नहीं रहते, ये टेंट लगाते हैं, एक जगह पे रहते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, और अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान भी मिलता है। ये जो भेड़े वगैरह ये पालते हैं ना, भेड़ बकरियाँ, इन्हीं से इनकी ज़रूरतों की चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध है, मांस है, टेंट के लिए चमड़ा है, स्वेटर कोट के लिए ऊन, ये सब इन्हें वहीं से मिल जाती हैं। भेड़ बकरियाँ ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर, ऐसा माना जाता है चंगपा लोगों के बीच। चंगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन भी बनती है। ठीक है, पश्मीना ऊन के बारे में हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंगपा के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, 5,000 ही है वहाँ पे टोटल, और ये अपने पशुओं को, सॉरी जो पशु मतलब वही हो गए भेड़ बकरियों को, ये पालते हैं और घुमंतु होते हैं, और उन्हीं से ही दूध मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर कोटी ऊन, ये सब उन्हीं से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जिनके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होती हैं उतना ही ज़्यादा समृद्ध परिवार वो माना जाता है, जिनके बालों से पश्मीना ऊन भी बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और ज़्यादा नरम होंगे, इसलिए चंगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। ठीक है, आगे की कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नहीं है इम्पोर्टेंट। जैसे आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं, आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबू कहते हैं।
चंगपा के बारे में जैसे हमने भी बहुत सारे टेंट लगाए होंगे, लेकिन ये जिस टेंट में रहते हैं उसे रेवो कहा जाता है। और ये याक के बालों से बुनाई करके चंगपा पट्टियाँ बनाते हैं। ठीक है, इनका जो रेबो होता है, जो टेंट होता है, ये याक के जो बाल होते हैं ना स्पेशली, उससे ये मिलकर इसको बनाते हैं। बहुत ही मजबूत होता है वो, और बहुत ही गर्म भी होता है। ठीक है, तो चंगपा जो लोग हैं उनके बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी बातें होंगी। ठीक है, उसके बाद है दुनिया में मशहूर पश्मीना। पश्मीना शॉल के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। तो लिखा है कि माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। मतलब अगर आपने 6 स्वेटर पहन लिए और एक पश्मीना पहन ली, तो एक पश्मीना शॉल आपके 6 स्वेटरों के बराबर होती है। इतनी गर्म इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। मतलब ये कह रहा है कि इतनी गर्म होती है ये, जो 6 स्वेटरों को दे सकती है जंग में वो। ठीक है, तो ये इतनी मोटी होती है लेकिन पतली बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि 6 स्वेटरों के बराबर तो ये कंबल रजाई जैसी भारी भरकम होगी, शॉल की तरह होती है, बिल्कुल हल्की। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ठीक है, और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें पश्मीना शॉल के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद ये आता है श्रीनगर के घर एक नज़र। यानी श्रीनगर में जो ज़्यादातर घर के बारे में बात करें तो वो ऐसा स्ट्रक्चर आप फोटो में देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के जो है इनके घर होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हाउस बोट होती हैं। हाउस बोट इसलिए कहा है क्योंकि बोट और हाउस दोनों का ये मिक्सर होता है, और ये 80 फुट तक लंबे होते हैं, और इनकी चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 फुट की होती है। अब इधर वाली बोट की बात करें, ये वाली आप बोट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में ये है कि बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। मतलब इसमें भी लोग रहने का काम करते हैं। ये नहीं है कि बस घूमने फिरने के लिए इसमें जाते हैं, लोग इसमें रहते हैं। ये उनका घर है, पूरी फैमिली के साथ ये लोग रहते हैं। और स्पेशली श्रीनगर की जो डल लेक है और जो झीलम लेक है, उसमें ये डोंगे, इनको डोंगे कहा जाता है, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, हाउस बोट का हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है हाउस बोट में कई बड़े घरों की तरह छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन, जिसको ख़त्म बंद या जॉक्सा पज़ल जैसा भी दिखाई देता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम हर चीज़ को नहीं यहाँ पे करेंगे। और पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक, जैसे ये वाले भी घर देख सकते हैं, जिसमें पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख के भी घर जो है वो बनाए जाते हैं। श्रीनगर की बात हो रही है। उसके बाद ये भी देखो, पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। आप यहाँ पे खिड़कियाँ देख सकते हैं, हर खिड़की एकदम जाली जैसी है। ठीक है, क्योंकि हमारी खिड़कियाँ देखो शीशे लगे होते हैं, या तो बिल्कुल ही लोहे वाली खिड़कियाँ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीनगर में क्या है, जालीदार वाली जो खिड़कियाँ वो आपको मिलेंगी, और इन्हें डब कहते हैं। ठीक है, और इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक मेहराब की तरह ही खिड़कियाँ हैं, जिसमें उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है, और उसकी जालीदार तो हमारी खिड़कियाँ आप देख ही सकते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद ये हम इनकी बात करें तो ये इनके बारे में आपको शक्ल देख के शायद याद ना आया हो, पर इनके बारे में ये है कि ये सूर्यमणि है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने 22वीं दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। तो ये लिखा है सूर्यमणि का तोरांग। जो सूर्यमणि है ये 21 साल की थी, पढ़ाई लिखाई उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन ये जंगलों को अपना बनाना चाहती थी। ये चाहते थे कि वहाँ के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जंगलों की अहमियत के बारे में समझें, क्योंकि जंगलों को काट कर वहाँ पे और भी चीज़ें बनाई जा रही थी। तो इन्होंने 21 साल की उम्र में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सारा जो फोकस था वहाँ के जंगलों पर लगा दिया, उनको बचाने में। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुडुक भाषा में तोरांग जो मतलब है ना, उसका मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो इन्हीं के वजह से ही एक जंगल अधिकार कानून 2007 बना,
जिसमें ये कहा गया कि यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ उनका ठीक है, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। सीधी बात बता दी है कि जो भी लोग 25 साल से ज़्यादा एक ही जंगल में एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ के जंगलों पर और वहाँ होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन पर उन आदिवासियों का ही अधिकार होगा। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का भी काम जंगल बचाने का भी काम भी उन्हीं ग्राम सभा करे, मतलब उनको जंगल से आप नहीं हटा सकते हैं। ये चीज़ इसमें प्रावधान की गई थी। बाकी आप ये इंडिया का मैप देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, वैसे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने फिर भी ऐड कर दिया था मैं कि शायद किसी को चाहिए हो तो। उसके बाद झूम खेती के बारे में, झूम खेती बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। झूम खेती में क्या होता है कि आप जो लोग क्या करते हैं, जो झूम खेती करते हैं, वो फसल को उगाने का, खेत तैयार करने का अलग ही तरीका होता है। ये जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जितने भी जंगल वगैरह होते हैं उनको काट के, उनको उनमें हल वगैरह चला के मिट्टी को खोदा जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। तो वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं। और वो स्पेशली इसमें क्या होता है कि जाते हैं तो जंगल को काटते भी हैं, प्लस जो बचे होते हैं उन चीज़ों को जला देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जली हुई राख होती है वो एक तो खाद का भी काम करती है और जंगल भी साफ़ हो जाता है। फिर वहाँ पर ये खेती वगैरह करते हैं और 6 महीने के तकरीबन बाद क्या करते हैं, ये उस जगह को छोड़ देते हैं। फिर ऐसे दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पर भी एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको जला देते हैं, उसको फिर वही उपजाऊ बनाते हैं। और जो पिछली जगह पर से वो दूसरी जगह कब गए थे, तो उस जगह को वैसे ही छोड़ देते हैं। वहाँ पे फिर से वही घास, वही पेड़ पौधे 6 महीने में हो जाते हैं, ये फिर से वहीं आ जाते हैं। तो नॉर्मल फसलें तो वही, जैसे कि मकई है, सब्जियां, मिर्च, चावल, ये सब वही चीज़ें उगाते हैं। लेकिन खेत को तैयार करने का जो तरीका होता है बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जैसा खेत देखोगे तो उसमें हम कभी भी जंगल बनने नहीं देते। हम एक फसल के बाद दूसरी तीसरी हम फसलें उगाते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 6 महीने के लिए जगह को छोड़ देते हैं ताकि फिर से उसमें उपजाऊपन जो है वो आ जाए। ठीक है, मटर के प्रयोग, चिकने या खुरदरे। तो मटर के बारे में भी आता है कि मटर के ऊपर जो एक प्रयोग था या इसकी जो सर्च थी वो किसने की थी। तो पहली लाइन में सब कुछ लिखा है, ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडेल का जन्म, इसको मेंडेल भी कहते हैं, मेंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 1822 में हुआ था। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। तो ये सिंपल सी बात है कि मटर का जो प्रयोग किया था वो हमारे ग्रेगर मेंडल ने किया था। पर इनका जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था, एक गरीब परिवार में, गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। मतलब पढ़ना तो जाते थे, लेकिन पढ़ाई में पेपर के टाइम पे बहुत इन्हें दिक्कत होती थी। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। तो घबराहट के मारे वे परीक्षा से भागते हुए फेल हो जाते हैं। तो इनके थोड़े लाइफ के बारे में बताया हुआ है, पर मेन हमारा ये आता है कि मटर के ऊपर जो सर्च थी वो किसने की थी, वो की थी ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, और उसके बाद और भी चीज़ें दी हुई हैं कि 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडेल के मरने के कई साल बाद भी वे समझ नहीं पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडेल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। ठीक है, ये मेंडेल ने कुछ चीज़ें लिखी थी, मतलब ये है कि इसमें उन्होंने मटर के बारे में बातें बताई थी कि जो मटर होती है उसका वो चिकना और खुरदरा जो है उसका बीज होता है। ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी सारांश था, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो आपको पूरी मैंने फ़ोटो खींच के बताई हैं, ताकि अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं और आप कोई तथ्य पूरे देखो। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि हम इसका सारांश निकाल के देते हैं। अगर इसको किसको पूरा पढ़ने का शौक़ है कि पूरा एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो आप इसको ये देखो, आप इसको पूरा भी आराम से पढ़ सकते हैं। जितना आप इसमें डीपली पढ़ोगे उतना आपको कहानी याद रह पाएगी। इसलिए मैंने पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो खींच के यहाँ पर डाली हुई है। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको और भी पिक्चर्स को थोड़ा स्लो करके दिखा देती हूँ ताकि किसी ने पढ़ना हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे डांडी यात्रा के बारे में तो हमें पता ही होगा क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है। +2 +1 तो सारी इसी बुक पे ही था। ठीक है,
तो सुनीता जी के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा करके स्क्रॉल कर देती हूँ, ताकि कर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी तो मैंने जितना इम्पोर्टेंट था बता दिया है, ठीक है। ये चंगपा के बारे में जितना ज़रूरी था वही चीज़ें डाली हुई हैं। पश्मीना हो गया, ये श्रीनगर के बारे में सारा जूम करके मैंने बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। सूर्यमणि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जूम खेती आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा सीटेट का यहाँ पे कवर हो जाता है, स्पेशली ईवीएस का 5th क्लास का जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अगर आपको, वैसे तो मैं और भी बनाऊंगी ऑफ कोर्स, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपका मन करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।